हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि तन्वी जब भस्म लगा कर उसे पकड़ती है तो वो आत्मा कहने लगती है, तुझे तो रुद्र ने भी छोड़ दिया, तू क्या मुझे मारेगी। तू तो रुद्र से भी प्यार नहीं करती, तू मुझसे क्या जीतेगी। ये सब उसे कहने लगती है और ये लता और आयशा सुनकर दंग रह जाते हैं। और लता मायूस हो जाती है कि मेरा बेटा किसी और से प्यार करता था और मैं गौरी से उसकी शादी करवाने वाली थी। जब वो बेहोश हो जाती है तो आयुष से सब पूछने लगते हैं, पीयूष समेत, कि आखिर मेघना के शरीर में ये आत्मा कैसे गई। तो आयुष बताता है, ज़रूर मेघना ने इसे गलती से छुआ होगा, अनन्या को गलती से छुआ होगा, इसलिए उसके शरीर से आत्मा मेघना के शरीर में चली गई। पर ये कैसे हो सकता है, तब तो संतोष चाचू के शरीर में जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले उसे संतोष चाचू ने छुआ। तो आयुष बताता है, आत्मा अपने मर्जी से शरीर का चुनाव करती है। जब मेघना लोटा में पानी और थाली लेकर आई थी तभी उसने अनन्या को स्पर्श कर लिया था और तभी ही अनन्या के अंदर से आत्मा मेघना के अंदर चले गई थी। अब आगे सीजन 1 फिनाले पार्ट 2। अजय डॉक्टर माधवी की क्लिनिक में बैठा हुआ था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वो डॉक्टर माधवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर माधवी आती है, अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेकर आती है। तो अजय पूछता है, क्या रिपोर्ट मिल गई। तो डॉक्टर माधवी कहती है, हाँ मिल गई। तो डॉक्टर माधवी, आपको क्या पता चला इस लड़की के बारे में। तो डॉक्टर माधवी बताती है, ये लड़की ने अपने आप आत्महत्या की, मतलब खुद की मर्ज़ी से ये मरना चाहती थी और ये पानी में डूब के अपना जान दी है खुद से। और ये 3 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी। ये सब सुनकर अजय बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वो डॉक्टर माधवी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल जाता है और थाने जाता है और माखनलाल को कहता है, लगता है गौरी का केस क्लोज करना पड़ेगा। और माखनलाल कहता है, हाँ साहब, मैंने तो कहा ही था वो चुड़ैल है, उसका तो केस क्लोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो अजय कहता है, बेवकूफ़, चलो मेरे साथ रुद्र के घर। ये कहानी वहीं शुरू हुई थी और वहीं ख़त्म होगी। अजय और माखनलाल रुद्र के घर के लिए निकल जाते हैं। इधर आयशा और लता हॉल में बैठी रहती है। लता कोई सोच में डूबी रहती है। आयशा जब लता को देखती है इतनी शांत तो वो पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी शांत क्यों हो। तो लता कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेघना के शरीर में मेघ की चुड़ैल नहीं थी, वो गौरी थी। आयशा कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं दीदी, क्योंकि याद करो, उसने मुझे माँ जी कहा था कि माँ जी मुझे छुड़ाओ, और माँ जी आज तक मुझे एक ही लड़की ने कहा है, गौरी ने। फिर आयशा कहती है, मुझे भी शक हुआ था दीदी, क्योंकि वो जो मेघ की चुड़ैल है वो तो सिर्फ गालियों से बात करती है और उसकी आवाज़ भी दूसरी तरीके की है ना। लता कहती है, हाँ मुझे भी शक हो रहा है, इसका मतलब गौरी की आत्मा मेघना के शरीर में थी, पर यह कैसे हुआ। और अभी भी मेघ की चुड़ैल आज़ाद घूम रही है, यानी हम पर खतरा मंडरा ही रहा है, हमारा खतरा टला नहीं है। ये कैसे हो सकता है। फिर आयशा कहती है, क्या कर सकते हैं दीदी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी आत्मा कैसे बन गई, उसने मेघना का शरीर धारण क्यों किया और वो रुद्र को क्यों मारना चाहती थी, और ऊपर से मेघ की चुड़ैल भी आज़ाद हो गई है। वो तो अजीब से बात करती थी ना मेघ की चुड़ैल, पुत्रिया क्या क्या बोलती थी, अजीब से गाली देती थी। मुझे भी तभी शक हुआ था। ये लोग बातें कर रहे थे, तभी रुद्र छत पे से नीचे आता है। रुद्र को लता बुलाती है और कहती है, बेटा जब तू तन्वी से प्यार करता था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, और क्यों गौरी से शादी करने के लिए राज़ी हो गया। क्या तू मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं करता अपनी माँ पे। तो रुद्र कहता है, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। फिर लता कहती है, देख बेटा, तन्वी बहुत अच्छी लड़की है, इतने दिनों में जितना मैंने उससे जाना है उससे अच्छी लड़की तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे वो बहुत पसंद है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम दोनों शादी कर लो। रुद्र कहता है, नहीं माँ, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें सही नहीं हो सकती। फिर लता उससे जैसे ही पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था, मुझे बताओ। तो रुद्र अभी बताने ही वाला था, क्योंकि उसकी माँ पूछ रही थी। तब तक अजय और माखनलाल आ जाते हैं और कहते हैं सभी को बुलाने। सभी हॉल में जमा हो जाते हैं। उसके बाद पीयूष बड़बड़ाता है,
ये जब भी आते हैं कोई बुरी खबर लेके आते हैं। और अजय सुन लेता है। अजय कहता है इस बार मैं बुरी खबर लेके नहीं आया हूँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, आप लोग अब अपने घर जा सकते हैं। ये सुनकर समीर कहता है क्यों, आप तो हम पे बहुत शक कर रहे थे, हमने ये किया है, हमने वो किया है, अब क्या हुआ। तो अजय कहता है देखिए, मैंने केस की पूरी तरीके से तहकीकात की, इधर पुजारी की मौत हुई और उधर भिखारी की मौत नहीं सुलझ रही थी। मैं फिर से तालाब पर गया था किसी सबूत की तलाश में, लेकिन वहाँ मुझे एक लड़की की लाश मिली जो पानी के ऊपर तैर रही थी। जब मैंने उस लाश को निकलवाया तो वो कोई और नहीं, गौरी थी। मैं ये देखकर दंग रह गया और उसके पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में पता चला कि उसने आत्महत्या की है। तो जब उसने आत्महत्या कर ली है तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग किसी को पकड़ भी नहीं सकते। और तो और वो प्रेग्नेंट भी थी, इसीलिए वो रुद्र मंडप से भाग गई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और ये बात वो नहीं किसी को बताना चाहती थी, ना दिखाना चाहती थी। उसे बाद में गिल्टी फील हुआ होगा आप लोगों का प्यार देखकर, तो वो सोच रही होगी मैं आप लोगों को धोखा कैसे दूँ, इसलिए वो मंडप से भाग गई। लेकिन उसके प्रेमी ने भी उसे नहीं अपनाया होगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और हम केस क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर उसका प्रेमी मिल भी जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गौरी ने आत्महत्या की थी और उसके प्रेमी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम लोग केस क्लोज कर रहे हैं, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन लता मायूस हो जाती है क्योंकि उसे गौरी से लगाव हो गया था और गौरी तो मर चुकी थी। फिर अजय और माखनलाल जाने लगते हैं। तभी आयुष अजय को रोकता है और कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं कि गौरी ने आत्महत्या की थी। अजय कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कह रही है, क्या आपको गौरी के शरीर पे कोई निशान, कोई जख्म कुछ मिला। तो अजय कहता है हाँ, उसके हाथ पे एक ट्रायंगल का निशान था। क्या कहा आपने, ट्रायंगल का निशान। अजय कहता है क्या तुम उस निशान के बारे में कुछ जानते हो। तो फिर आयुष कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा था, थैंक यू। फिर आयुष सोचने लगता है इसका मतलब गौरी ने भी अपने आत्मा का सौदा किसी के साथ किया था। ये कहानी तो उलझते जा रही है सुलझने के अलावा। उसके बाद सब तन्वी, अनन्या और समीर हॉल में बैठे बैठे बातें करने लगते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर समीर कहता है चलो 3 टिकट बुक कर देते हैं। तो आयुष कहता है नहीं 3 नहीं 4, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ, मेरे भी बॉस का कॉल आ गया था। तो पीयूष कहता है 4 नहीं 5, क्योंकि अब मैं भी यहाँ रह के क्या करूँगा जब सब चले जाएंगे। तो जिस काम से हम आए थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन जब हमारा दोस्त फंसा था तो अब उस मुसीबत से निकल चुका है, तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो रुद्र ने कहा मत जाओ ना तुम लोग, कुछ दिन और रुक जाओ। तो समीर कहता है देख हमारे करियर का सवाल है, तू भी समझता है, तुझे भी तो अपने काम पे वापस जाना होगा कुछ दिनों में। तो रुद्र कहता है ठीक है चलो तुम लोग अपना टिकट बुक कर लो कल का। तो सब अपना टिकट बुक कर लेते हैं कल के। रात हो जाती है। जब अजय बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, फिर माखनलाल से कहता है क्या मेघ का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। माखनलाल कहता है हाँ खुला हुआ है, जब सुशलाचार्य जी आएंगे तभी उसे बंद करेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। चलो मेघ से घूम के आते हैं। यह सुनकर माखनलाल काँपने लगता है, डर जाता है। नहीं साहब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। अजय कहता है तुम्हें पुलिस किसने बनाया, चलो मेरे साथ। दोनों मेघ के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब मेघ गांव में प्रवेश करते हैं तो अजय को थोड़ा थोड़ा याद आता है उसके स्कूल के बारे में। फिर वो माखनलाल को कहता है मेघ स्कूल के पास रोकने के लिए। तो माखनलाल स्कूल के पास जाता है। फिर अजय देखता है वहाँ तो पूरा खंडर बन गया है। पता नहीं अजय के मन में क्या आता है। वो बोलता है माखनलाल तुम्हारी सबसे पहले पोस्टिंग तो मेघ में हुई थी, जब ये बंद हो गया तब तुम्हें दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या तुम्हें याद है पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो माखनलाल हंसते हुए कहता है साहब याददाश्त आपकी गई है, मेरी नहीं, मुझे सब याद है पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो चलो पुलिस स्टेशन। तो माखनलाल कहता है साहब पर अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जाके क्या करेंगे। अजय कहता है मैं कह रहा हूँ ना चलो पुलिस स्टेशन, तो चलो। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। फिर अजय कहता है एक काम करो 18 साल पहले की सारी फाइलें निकालो। क्या साहब इतनी धूल मिट्टी में, मैंने जो कहा वो करो। अजय गुस्से में बोलता है सॉरी। फिर माखनलाल सारी फाइलें निकालता है। दोनों बैठ के उस फाइलें में कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन माखनलाल जब भी पूछता कि साहब क्या ढूंढना है, तुम ढूंढो ना, तुमको कुछ ऐसा दिखे 18 साल पहले का चीज़ तो तुम मुझे दिखा देना।
तभी अजय के हाथ गौरी की फाइल लगती है। वो दंग रह जाता है कि 18 साल पहले जब गौरी ऐसी दिख रही थी तो अभी तो उसकी उम्र 40 साल होनी चाहिए, तो वो जवान कैसी थी। वो माखन लाल को उसकी फ़ोटो दिखाता है, ये देखो ये तो गौरी है ना। हाँ साहब ये तो गौरी है और इसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट है। लेकिन अगर ये 18 साल पहले ऐसी थी तो अभी भी ऐसे जवान कैसे दिख सकती है। माखन लाल और अजय पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। इधर सुबह हो जाती है और रुद्र के सारे दोस्त निकल जाते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही कुछ देर में ट्रेन आने वाली थी। रुद्र सबके गले मिलने लगता है। पहले आयुष से गले मिलता है और कहता है तुम अच्छे राइटर बनना और मुझे फ़ोन करना। फिर समीर से, तुम भाई अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनना, मेरी विशेष तुम्हारे साथ है। फिर अनन्या से और कहता है तुम हीरोइन बन के ही वापस आना। और फिर तन्वी के गले मिलकर कहता है और तुम मेरी जान। इतना बोल के वो चुप हो जाता है और पीयूष कहता है हमारे ख्याल से हमें यहाँ से जाना चाहिए और कुछ देर इन लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। वो लोग उधर चले जाते हैं। ये दोनों बेंच पे बैठ जाते हैं। दोनों चुप रहते हैं। तन्वी चुप्पी तोड़ते हुए बोलती तुम आज भी कुछ नहीं बोलोगे क्या? तुम नहीं चाहते हो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना? रुद्र कहता है कौन सा रिश्ता, हमारे बीच तो कोई रिश्ता ही नहीं रहा। तन्वी को गुस्सा आ जाता है और कहती है मैं ही पागल हूँ जो यहाँ बैठ गई थी ये सोचकर कि सब ठीक करोगी तुम, लेकिन तुम तो फिर से बिगाड़ने में लगे हुए हो। मैं जा रही हूँ। दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है और ट्रेन आ जाती है। रुद्र के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे रोकना चाहता है पर पता नहीं क्या मजबूरी थी जो उसे रोक नहीं पा रहा था। और सब ट्रेन में चले जाते हैं। तन्वी फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अनन्या संभालती है और ट्रेन चलने लगती है। रुद्र मायूस सा खड़ा रहता है। तन्वी उसकी तरफ देखती भी नहीं है क्योंकि उसने कोशिश की पर रुद्र नहीं। फिर कुछ दूर जाने के बाद सभी बात कर रहे थे और तन्वी को समझा रहे थे, लेकिन आयुष चुपचाप सा बैठा हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। पीयूष कहता है क्या लेखक साहब ट्रेन में कोई कहानी लिख रहे हो? तो आयुष कहता है नहीं, मैं मेघ की कहानी के बारे में सोच रहा हूँ। हम लोगों तो पता चल गया गौरी मर गई है, लेकिन मेघ में 18 साल पहले क्या हुआ था ये हमें पता नहीं चला। ये जानने के लिए देखना फिर हम सब एक साथ मिलेंगे और नियति अभी नहीं चाहती है, लेकिन कुछ दिन बाद हम सब एक साथ यहाँ आएंगे और वो कहानी जानेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ सीज़न 1 मेघ एक श्राप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो सीज़न 2 सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ठीक है। सीज़न 2 वो लौट आई, ये जानने के लिए कि कौन लौट आई और क्या हुआ था 18 साल पहले। अगर आप जानना चाहते हैं तो ढेर सारा भर भर के कमेंट कीजिए और बहुत सारा लाइक भी शेयर भी और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।